हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाली है क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवाद सिद्धांत का प्रमुख प्रणेता है। विधिवाद बोला जा रहा है, ये इस का की पॉइंट है इस क्वेश्चंस का। तो कौन से हो जाएंगे? बोंदा, लॉक, रूसो और ऑस्टिन। तो कानूनी बोले या विधि सिद्धांत बोले तो ऑस्टिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह उसी अर्थ में वास्तविक है जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। ठीक है, समूह किस अर्थ में वास्तविक है? जिस अर्थ में राज्य वास्तविक है। यह कथन राज्य की यह विशेषता बतलाती। किस तरह की विशेषता? एक संस्था है, कार्य करने का यंत्र है, एक वैधानिक व्यक्ति है, या समुदायों का समुदाय। देखो, समूह बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? समुदाय, जैसे बहुलवादी के अनुसार ये लाइन हो गई, जैसे अन्य समुदायों के समान ही एक समुदाय राज्य है। देखो, समूह उसी अर्थ में वास्तविक जिस अर्थ में राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? क्या? लोकतंत्र और तानाशाही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, निम्नलिखित कौन लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक की बात हो रही। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, प्लेटो है, हॉब्स है, रूसो है, ग्रीन है। तो ग्रीन तो आदर्शवादी होंगे, तानाशाही का कोई नहीं है, लोकतंत्र की बात ये नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रूसो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एलिमिनेट करके आप इसको आंसर ले आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा भी रूसो ने प्रतिपादित की है। अगला है, निम्नलिखित में कौन इस कथन से संबंध है कि यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व न होगा? क्या है? अगर संप्रभुता संपूर्ण नहीं होगी तो यानी एकल संप्रभुता की बात बोला जा रहा है। तो एकल संप्रभुता की बात कौन बोलते हैं? ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन इन्हीं की है, ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह किसने कहा कि राजा को प्रजा प्रशासन करने का असीमित अधिकार है? ठीक है, तो ये हॉब्स बोलते हैं, सिर्फ प्राण और दैहिक है कि अगर आपको प्राण की रक्षा के लिए अगर राज्य आपका साथ नहीं दे रहा, उस समय आप राज्य के विरुद्ध जा सकते हैं, अन्यथा आप राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं देंगे। उन्होंने, हॉब्स ने लेवियाथन को सारा अधिकार सौंप दिया था, व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं, बस अपने प्राण की उसके समय अगर कुछ होता है तो आप राज्य के विरुद्ध जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो असीमित अधिकार दे दिया। वही प्लेटो होगा तो उन्होंने सीमित अधिकार की बात की है। राज्य को सीमित अधिकार, 3 अधिकार व्यक्ति के पास, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसमें भी संपत्ति को लॉक ने काफी महत्वपूर्ण, मतलब सबसे इन तीनों में से महत्वपूर्ण माना है संपत्ति के अधिकार को। अगला है, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया? क्या? संप्रभुता को राज्य का लक्षण बताया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बोंदा, मिल, लास्की और रूसो। तो बोंदा किए थे, और अगर ये भी आए कि संप्रभुता वर्ड को क्वाइन किसने किया था, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम संप्रभुता वर्ड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विधि बोंदा द्वारा संप्रभुता की मर्यादा के रूप में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त नहीं है? देखिए, शाश्वत विधि, दैवी विधि, प्राकृतिक विधि और संप्रभु संबंधी कानून कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो शाश्वत विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हेनरी मैन होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। सर हेनरी मैन है, ऑस्टिन है, लास्की है और ब्राइस है। तो इसका राइट आंसर होगा सर हेनरी मैन है, पितृसत्तात्मकता के प्रतिपादक या पिता। अगला है, राज्य को विश्व आत्मा के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो उसमें देखिए,
ही मेल, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। एक मिनट, क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्लियर नहीं है। हीगल होगा, हीगल, ठीक है, हीगल है, ठीक है। विश्व वो बोलते हैं ना पृथ्वी पर अवतरण है, तो विश्व आत्मा के रूप में प्रस्तुत किया, तो हीगल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 11, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की की रचना की है, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की जेम्स प्रथम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमें मैच करना है, एक एक तरफ कथन है और दूसरे तरफ थिंकर है। थिंकर में हीगल है, मार्क्स है, ओपेनहाइमर है, स्पेंसर है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है, ठीक है, हीगल का हो जाएगा, प्रमाण है, अवतरण है। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीबों के लिए उत्पीड़न है, तो ये मार्क्स का हो जाएगा। और ये सबसे पहले डी का आपका फर्स्ट, डी का फर्स्ट किस किस में है ये, और सी में आप सी बी में सेकंड, बी में सेकंड और सी में फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो डी में हो जाएगा पहला, ठीक है, डी में पहला, ये दोनों में है, ठीक है। और फिर है बी में हो जाएगा आपका एक, नहीं ये वाला हो ना, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाया जाना, ये वर्ग वाली बात इनका होगा नहीं। ए में सेकंड, ए में सेकंड किस में है ये, और राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब, ये ओपेनहाइमर को हो जाएगा। बी में थर्ड, और राज्य परस्पर भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का हो जाएगा, यानी सी का 4। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैच कर लीजिए आप, मैच किया हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है, तो हॉब्स को क्यों व्यक्तिवादी कहा जाता है, देखते हैं एक एक। देखो, प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, वह राज्य के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, मतलब व्यक्तिवादी की बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो समर्पण करने के लिए व्यक्तिवादी तो होगा नहीं, राज्य के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति, वह समझौता है कि जो बौद्धिक आत्मरक्षा सामाजिक समझौता चाहती है, तो नहीं, इसका हो जाएगा वह प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी, न ही परिवार का विस्तार, तो ये किस तरीके से हुआ है राज्य, देखते हैं ऑप्शन में, हम देखते हैं हीगल है, कोल है और लास्की है और गार्डनर है। इसका राइट आंसर गार्डनर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से गार्डनर का कथन बताती हूँ आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न ही उच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम, न परिपाटी, न ही परिवार का विस्तार। और एक उनका फेमस कोटेशन है गार्डनर का, राज्य का आरंभ और अंत राज्य से होता है, आरंभ और अंत। धर्म राज्य वह है, क्या है, धर्म पर आधारित, ठीक है, सभी धर्मों की स्वतंत्रता, सभी धर्मों को आदर, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविदा वेता की मौलिक एवं सामान्य मान्यता में नहीं है, ठीक है, किसकी संविदा वेता की मौलिक और सामान्य मान्यता में नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा नहीं है, ये बोला जा रहा है, ठीक है, यानी 3 है, एक नहीं है। संविदा की अवधारणा, व्यक्ति की सहमति, व्यक्ति की असुरक्षा, तो यही ऑप्शन आराम से डी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पढ़ो, देखो, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का सर्वोत्कृष्ट गुण है, राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है उसका सर्वोत्कृष्ट गुण क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में है इसका तार्किक परिशुद्धता, ठीक है, आगे है इसका तथ्यात्मक प्रमाण, इसकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता और इसके बहुआयामी उपागम, तो यही है विकासवादी सर्वोच्च बहुआयामी। अगला है, क्या है, ये क्रम में सजाना है, उपयुक्त राज्य के विकास के संदर्भ में उपयुक्त पदों को क्रम में सजाना है, क्या क्या है, नगर राज्य है, राष्ट्र राज्य है, समाज राज्य है, राज्य
समाज है के विकास। तो किस तरीके से राज्य का जो विकास हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, तो देखिए सबसे पहले नगर राज्य, ठीक है, नगर राज्य के बाद हो जाएगा आपको समाज राज्य, ठीक है, समाज राज्य के बाद हो जाएगा राज्य राज्य, और सबसे लास्ट में, नहीं देखो सबसे पहले होगा ये पहला, तीसरा यानी समाज राज्य, फिर हो जाएगा राज्य राज्य, फिर सबसे बाद में राष्ट्र राज्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी, पहले नगर, फिर समाज, फिर राज्य समाज, फिर राष्ट्र। अगला, सामाजिक संविदा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, ताकि, क्यों पक्ष में है, ताकि शोषण से दूर हो सके। अगला, कल्याणकारी की अवधारणा का संबंध है किससे है, तो ये लॉर्ड वेबरेज रिपोर्ट जो आई थी 1944 शायद ना, देख लेना, ये इसी से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्टार्ट हुई थी। अगला है समाजवादी राज्य को मान्यता, समाजवादी राज्य को मान्यता है, क्या मान्यता है, एक आवश्यक बुराई, एक अनावश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई। तो इसमें सबसे अच्छा एक सकारात्मक अच्छाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य राज्य को पुलिस कार्यों की श्रेणी में नहीं रखता है, ठीक है, नहीं रखता है, बिल्कुल ध्यान रखना, क्या हाँ या ना पूछा जा रहा है उस पर विशेष ध्यान देना। तो नहीं पूछा जा रहा है, एक एक ऑप्शन में पढ़ दी, फिर आप देखना। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा, बाह्य आक्रमणों से रक्षा, सार्वजनिक कानून और अवस्था बनाए रखना, समझौते को मनवाना। तो पुलिस राज्य का कार्य नहीं है, तो बाकी ये सब रक्षा के बारे में है, तो कानून के बारे में तो ऑब्वियसली ये शिक्षा तो पुलिस राज्य का कार्य नहीं है ना, नहीं पूछा जा रहा था, अगर पूछा जाता तो ये तीनों हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है, तो ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा की है ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार एक है, स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार में आता है, नैतिक है, नागरिक है, राजनीतिक है, प्राकृतिक है। तो नागरिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इसी को एक अलग से लाइन में बोलिए, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, यही लाइनिंग है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, लॉ का ये कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक है उसको न्याय पे आधारित बुक भी बोलते हैं, ऐसा भी आता है, और रूसो बोलते हैं शिक्षा पे आधारित सर्वोत्तम बुक बोलते हैं। तो अलग अलग थिंकर के हिसाब से ऐसे इस पे न्याय के संबंध में काफ़ी, प्लेटो ने ऐसे भी न्याय की अवधारणा काफ़ी दी है, लेकिन जो आज आधुनिक न्याय उस तरीके की नहीं, वो नैतिक न्याय की बात करते हैं, जो जिस क्षमता के निपुण आदमी है वही कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, वो उनके हिसाब से वही न्याय था। तो वो न्याय की बातें अपनी बुक रिपब्लिक में बोलते हैं, और लॉज उनकी सबसे लास्ट बुक है, याद रखना कभी क्रम में सजाने को आ जाए तो लॉज उनकी सबसे लास्ट की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किस तरीके दंड के बाद ग्रीन बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम, निवृत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत। तो निवृत्तात्मक सिद्धांत की बात करते हैं वो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर हमें मैच करना, सच एक एक सिंगर है एक उनकी लाइन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको आता है सबसे पहले उसे लगाना, ठीक है। मैं एक एक बोल दीजिए, सच बोलना और अपना कर्ज अदा करना न्याय है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय, ये तो कई बार आपने थ्रेसी मेकर का सुना होगा, न्याय भय का शिशु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी में 4 लगाएंगे, सी में 4 आपका दो जगह है, यानी या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं, सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना ये सेफालिस का है, सच बोलना और अपना कर्ज अदा करना सेफालिस का है। फिर है प्रत्येक व्यक्ति को उसके औचित्य देना न्याय है, तो ये पॉलीमार्कस का है, ठीक है। और डी में हो जाएगा क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सच बोलना
सिफालस हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना, ये हो जाएगा पॉलीमार्कस। और शक्तिशाली का हित तो हम कर ही चुके हैं, न्याय ग्लूकॉन। ग्लूकन का है, न्याय भय का शिशु है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय शक्तिशाली का। देखो अब यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी तो आप कर ही लिए हैं तो आप खुद ही से कर सकते हो, थ्रेसी मेकर का है। अगला, निम्नलिखित में से अधिकार का कौन सा सिद्धांत प्राचीनतम है, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो आप ऐतिहासिक सिद्धांत को लगा दोगे, बट ऐतिहासिक नहीं, प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो उसका अर्थ हुआ कि उसे नहीं दी नहीं, यदि किसी मनुष्य को भ्रमण की स्वतंत्रता नहीं दी, अच्छा, तो वो किस तरीके की स्वतंत्रता से वंचित है, कहने का मतलब है ये। ऑप्शन में देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता है। तो ये हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को अपनाया है। सकारात्मक पक्ष की बात बोली जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे के पूरक बताया है। देखिए, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, इस तरीके के थिंकर भी पूछे जाते हैं। तो इसमें एक दूसरे के पूरक मैकाइवर हो जाएंगे, ये समाजवादी है, ठीक है। रक्त संबंध राज्य का निर्माण करता है, इस तरीके की बात मैकाइवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है। सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हो गई, वही सामाजिक न्याय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। उदारवाद का मूल सिद्धांत है, तो उदारवाद का मूल सिद्धांत आप क्या मानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक न्याय है, समानता है, राष्ट्रवाद है, व्यक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिक स्वतंत्रता की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का तत्व नहीं है। फांसीवाद की बातें बोली जा रही है, देखिए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी 3 इसमें फांसीवाद के तत्व हैं और एक नहीं है। तो देखो, राज्य को दिव्यता प्रदान करना है, राज्य को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस देता है। राष्ट्रवाद का, अंतरराष्ट्रवाद के विरोध करता है, बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक नस्लवाद है, बिल्कुल सही बात है। वो ये तीनों इसकी विशेषता है, ठीक है। पूंजीवाद का विरोध है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 38 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सामाजिक विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। श्रम नहीं, समाज जो है वो मूल्य का निर्माता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, श्रमिक संघवाद है, श्रेणी समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद है, फेबियन समाजवाद। तो फेबियन समाजवाद इसकी बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की मांग करता है, ठीक है। आधुनिक जो व्यक्तिवाद है वो स्वतंत्रता की मांग करता है समूह के लिए। व्यक्तिवाद किस तरीके की स्वतंत्रता की बात करेगा। आधुनिक स्वतंत्रता, ठीक है। आधुनिक व्यक्तिवाद पूछा जा रहा है, प्राचीन नहीं और नकारात्मक नहीं। तो समूह के लिए बात करता है, आधुनिक की बात हो रही है, ठीक है, व्यक्ति की नहीं। अगला है मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है। तो मार्क्सवाद भौतिकवाद का क्या अर्थ है, तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है। भौतिकवाद तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या। अगला, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण माना है। ये भी काफी बार आपने किया होगा, लेनिन का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्क्स का मानना था कि क्या मानना था मार्क्स का, ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है, राज्य की उत्पत्ति वर्गों की उत्पत्ति के साथ हुई है, राज्य का आधार शक्ति है, संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और शुभ जीवन के लिए बना रहा। ये नहीं, ये तो अरस्तू का कोटेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला, राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा का संबंध है। कौन बोलता है कि राज्य एक टाइम में विलुप्त हो जाएगा। तो मार्क्स बात बोलता है कि राज्य का लोप हो जाएगा, राज्य एक समय में विलुप्त हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित अवधारणाओं में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं, मतलब क्रम में बताना है ग्रीन के। तो देखिए, वो बोलते हैं पहले चेतना,
स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य। ऑप्शन नंबर ए। सभी राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर, देखो सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मुसोलिनी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 47, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिरचना का भाग है? अधिरचना का भाग किसे बोलते हैं वे? तो वैधानिक संस्था को बोलते हैं। ठीक है, वैधानिक संस्था को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में क्या क्या था वो भी देख लीजिए आप। ऑप्शन में था वर्ग, उत्पादन के साधन, दल और वैधानिक संस्था। तो वैधानिक संस्था हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब होनी चाहिए, मतलब आवश्यक बुराई है, तो ये व्यक्तिवादियों की अनावश्यक बुराई अराजकतावादी बोलते हैं। अगला है कार्य शब्द नहीं। ठीक है, संसद, संसार के मजदूर एक हो जाओ, राज्य व्यक्ति के लिए, विकास के माध्यम से समाजवाद। तो 49 का देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो संसार के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए तुम्हारी बेरियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है, ये तो मार्क्स का कोटेशन है। तो हम बी में सबसे पहले फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, बी में फर्स्ट लगाते हैं, बी में फर्स्ट। तो आपका एक से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको और ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। और कार्य शब्द नहीं, तो कार्य शब्द नहीं है फांसीवाद। संसार के मजदूर, ठीक, मार्क्सवाद। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए उदारवाद और विकास के माध्यम से समाजवाद, तो फेबियन समाजवाद। तो इस तरीके से अगला अराजकतावाद समर्थन करता है। अराजकतावाद किसका समर्थन करता है? तो किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता की अनुपस्थिति, मतलब वो राज्य को नहीं मानता, वो अनावश्यक बुराई बोलता है राज्य को। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन हीगल का है? कौन सा कथन हीगल का है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण है, अवतरण है, इस तरीके लाइन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? 52 क्वेश्चन पढ़ते हैं। युद्ध के लिए टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि वह सामूहिक, क्या है, एक मिनट देख ले तो क्वेश्चन, ऑप्शन छुप रहा है ना इसमें। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 ना? 52 में सामूहिक नरसंहार। ठीक है, युद्ध के लिए टी.एच. ग्रीन ने कहा है सामूहिक नरसंहार। ठीक है, ऑप्शन बी, तो सामूहिक नरसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। 53 क्या है? 53 में है मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी रूप में किसने? आत्मपरक, परपरक, तो ये जे.एस. मिल का है। ऑप्शन 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। ठीक है, जेम्स मिल इनके पिता थे, जे.एस. मिल होगा। ठीक है, मिल देख के जेम्स मिल मत लगा देना, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 54। 54 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है फेबियन समाजवाद समर्थक है अविलंब सामाजिक पुनः संरचना की, अविलंब पुनः सामाजिक संरचना की। अगला है फांसीवाद मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता, फांसीवाद जो है मार्क्सवाद से भिन्न मत रखता है वर्ग युद्ध के विषय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 56, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही। ठीक हो, एक दल की जो तानाशाही है मजदूर की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर दल पर तानाशाही है। तो ये हो जाए ट्राटस्की का ये कोटेशन है। एक बार फिर से मैं बोलती, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं? उदारवादी के दृष्टिकोण को कौन प्रतिबिंबित करते हैं? तो देखो, राज्य को केवल न्यूनतम आवश्यक कार्य करने चाहिए, ये बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक ने विशिष्टवाद को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये ही है जेम्स बर्नहम ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने लिखा है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? ऑप्शन देख लीजिए, पॉवर्टी एंड फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, स्टेट एंड रिवोल्यूशन। स्टेट एंड रिवोल्यूशन तो आपका लेनिन का बुक है, और पॉवर्टी एंड फिलोसफी ये आपका मार्क्स का हो गया। फिलोसफी एंड पॉवर्टी आपका हीगल का हो जाएगा। बस इन्होंने पहले पॉवर्टी बना दिया मार्क्स, और ये फिलोसफी, इनका पहले फिलोसफी फिर पॉवर्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन अवधारणा मार्क्स के अनुरूप नहीं है? मार्क्स के अनुरूप नहीं है, तो देखो
आधार एवं अधिरचना की बात बोलते हैं, राज्य लुप्त हो जाएगा, ये भी आपने सुना। और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया है, मूल्य मुक्त समाज, तो ऐसा तो नहीं बोलते वो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, और भारित मत की बात किसने की, शिक्षित मताधिकार की बात किसने की, तो ये JS मिल है, ठीक है। अगला है मताधिकार के विषय में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत, तो ये बेंथम ने दिया, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत बेंथम का है। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का अनिवार्य तत्व है, दबाव समूह का अनिवार्य तत्व कौन सा, देखते हैं ऑप्शन। समूह एकता, समूह समरूपता, समूह राजनीतिक, समूह हित, तो वो समूह हित के लिए बने होते हैं, तो आराम से आप सी लगा सकते हो। लोकतंत्र के अंतर्गत निम्न राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक तत्व नहीं है। देखो, संगठन भी हो जाएगा, वित्त भी हो जाएगा, नेतृत्व भी हो जाएगा, संवर्ग नहीं होगा। अगला 65 सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम होती है, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर पोप का है। एक बार मैं फिर से ये कोटेशन आपको सुना देती हूँ। देखो, सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं, ठीक है, सरकार का किस तरीके का स्वरूप होगा, ये मूर्ख विवाद करते हैं, जो सुशासन में जो अच्छा शासन करता है वही सर्वोत्तम सरकार होता है, तो अलेक्जेंडर पोप का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड, ये भी PYQ कई बार है, डीटॉक विले है, वो बोलते हैं कि ब्रिटेन में कोई भी संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्न में कौन संविधानवाद का सही वर्णन है, संविधानवाद जो आपने इतनी बार वर्ड सुना है उसका क्या होता है, तो उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन, ठीक है, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, कठोर संविधान किसे कहते हैं, तो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन जहां नहीं होती है उसे ही हम कठोर संविधान कहते हैं, और भारत का संविधान कठोर और लचीले का दोनों का मिला जुला रूप है, और अमेरिका संविधान कठोर संविधान है। अगला है, और ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। अगला 69 में क्या है, कोटेशन बोला जा रहा है, राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है, ठीक है। एक बार फिर से कोटेशन बोलती हूँ मैं। देखो, राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना एक राजनीतिक संस्था है, तो ये डाइसी का कथन है, इन्होंने विधि के शासन की बात की, AB डाइसी। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70, एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, ठीक है, एकात्मक संप्रभु का आदेश, ये उनका कोटेशन भी है ऑस्टिन का, तो ये तो ठीक है। एक एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्त, नहीं रुको, एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, ठीक है। एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान, एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है, ठीक है, विधि जो है संप्रभु का आदेश, ठीक है। दोनों सही है, और सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, दोनों सही कह रहा और सही वो एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला है 71 में क्या, निम्नलिखित में कौन संसदात्मक सरकार का ठीक अर्थ है, संसदात्मक सरकार का, तो जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है वो आपका संसदात्मक व्यवस्था होती है, और जहां दोनों पृथक होती है वो अध्यक्षात्मक होती है। और ये पूछा जाए संसदात्मक अध्यक्षात्मक का संबंध किससे मतलब होता है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध से, एक में है कि दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते, एक में होता है अध्यक्षात्मक है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला MA जिन्ना को भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, तो जिन्ना को इसमें से जो ऑप्शन है इसमें कहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया था, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, शिमला समझौता, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। और जो महात्मा गांधी है वो एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और सप्रू, वो जो दो है अम्बेडकर और सप्रू हैं, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी 3 आपका सही है, एक सही नहीं है, 73 देख लेते हैं।
देखिए, असहयोग तो 1920 में, यही सही नहीं है। बाकी क्या क्या, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1916 में होम रूल लीग का जन्म हुआ था। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। तो 1920 हो जाएगा असहयोग, तो यही वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से सही क्रम में लगाना। आप सही क्रम में लगाना है। देखिए, जो हमारा इंडियन, जब हमारे स्वतंत्रता के बाद से जो चेंजेस हुए, उसको जनरली क्वेश्चन आप हिस्ट्री का सॉल्व करें या पॉलिटिकल का, वो क्रम में ही सजाने का ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो इसका देख लेते हैं क्या क्या है घटना। ब्रिटिश मुकुट द्वारा भारत पर सार्वभौमिक ग्रहण करना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हो जाएगा। तो मिंटो मार लो, तो ये तो सबसे बाद में हो जाएगा। फोर सबसे बाद में हो जाएगा, ठीक है। फोर सबसे बाद में हो जाएगी, ये तो आप जान गए। तो इसको इसको तो आप ऐसे एलिमेंट कर दो। अब इसमें से सबसे पहला कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा आपका स्वतंत्रता संग्राम 57 में है, उसके बाद ये है, उसके बाद 58 में है ना, 1958। सबसे पहले ये हो जाएगा, थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, ठीक है। थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, क्योंकि 58 में हुआ था, ये 57 में हुआ था, ये 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70। पहले तीसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा, फिर हो जाएगा चौथा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं डेट भी बता दे रही हूँ, देखो ये हो जाएगा 1858, ये हो जाएगा 1857, 1885 और ये 1909। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। देखिए, फिर इस तरीके का इसमें डेट, इसमें क्रम में सजाने को आ जाएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो, भारत राष्ट्र कांग्रेस का, ठीक है, 1885 कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? हिंदू साम्यवादी जनसंघ, जनसंघ 51 में हो जाएगा, 50 में नहीं हो जाएगा। तो इसका 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आई, यहाँ 50 लिखा हुआ ना, 51 में जनसंघ सॉरी, जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो ये 51 हो जाएगा। देखिए, साम्यवादी दल 1924, हिंदू महासभा 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। अगला है दल है और दल के संस्थापक हैं। कौन से दल का कौन कौन से संस्थापक हैं वो देखना है आपको। देखिए, एहुम है, राजगोपालाचारी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जेबी कृपलानी है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा आपका ये क्या नाम है, जनसंघ। चलिए 76 का देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप कर लीजिएगा मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग की थी? स्वराज की मांग की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज की मांग किए थे। अगला, निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? इसमें से कौन संबंधित थे? तो सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, सॉरी सी आर दास थे इससे संबंधित। अगला है, अली बंधु संबंधित थे। अली बंधु किससे संबंधित थे? तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। अगला, जलियांवाला बाग नरसंहार समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? इस तरीके की जो घटनाएं होती है उस समय कौन कौन से अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका मोतीलाल नेहरू। अगला, महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। और क्या नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। अगला, इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन है? तो गांधी जी हैं ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही लिखा था इंडियन ओपिनियन। 52 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सॉरी 82 का बी होगा। 83, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन में शामिल हुआ था? तो ये कौन शामिल हुए थे? तो अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली। 83 का दोनों हो जाएगा, बोथ ए और मतलब ए बी दोनों। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत 84 का है। 69 में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही, तो 69 में। 85 में क्या, उपयुक्त नेताओं के जन्म समय के मतलब उनको क्रम में सजाना, कौन से नेता पहले हुए थे और कौन से नेता बाद में हुए थे 85 का। तो देखिए, सबसे बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, फिर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की जो संविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर।
प्रारूप समिति बोले, संविदा, इसका कई सारे नाम है, ठीक है, प्रारूप समिति, संविदा समिति, यही सब। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्य को प्राप्त है? तो नई नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का जो अधिकार है वो राज्यसभा का अधिकार है। अगला है, संविधान किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना, उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो 169 नहीं, वन समाप्त की गई, तो 167 मतलब 70, 88 का है, नहीं 70 नहीं 69 हो जाएगा ना, सॉरी 169 गठन भी है और समाप्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 89 89 89 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान में था, बट 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद इसे वैधानिक अधिकार करके 300 क में चला गया है ये तो अब ये आपका मौलिक नहीं वैधानिक अधिकार हो गया। आगे है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है। तो राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को तो 14 दिन के लिए रोक सकता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यसभा का उपसभापति है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, भारत का उपराष्ट्रपति है। तो 91 देखिए, तो उसका है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा द्वारा, लोक लेखा समिति तो 2, और भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा द्वारा निर्वाचित। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई 127 आर्टिकल में। अगला है क्या है, राज्यों के सदस्यों की संख्या, ठीक है, 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 1 2 है ना, 3 4 1 2, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अधिकारों को किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो मान्यता दी गई है शिक्षा पाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में उल्लेखित कानून बनाने का अधिकार है? वो आर्टिकल है 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है 108 आर्टिकल में। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन, देखो कौन बुला, दो क्वेश्चन इसमें बनता है, कौन बुलाता है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो बुलाते राष्ट्रपति हैं और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला, संविधान के किस संशोधन ने भारतीय संविधान के किसी भी अंश को संशोधित करने के लिए संसद के अधिकार की संपुष्टि करता है? तो कोई भी जो संशोधन होगा उसकी संपुष्टि तो 24वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? तो एक बार, अभी तक एक बार संशोधित किया गया 1942 में संवैधानिक संशोधन में, सिर्फ अभी तक एक ही बार हुआ है और 3 वर्ड को डाला गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाई जाती है? 360 के अंतर्गत लगाई जाती है, बट अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन किए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट में लिखिएगा, और कैसा लगा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।